Hello students, let's start with the next part of Kingdom Monera. So Kingdom Monera के general characters देख लिया हम लोगों ने and now what we have to discuss is examples of Kingdom Monera. So I hope आपको Kingdom Monera का जो general characters है, जो common features है, वो आपको समझ में आ गया होगा. तो सबसे पहला example जो हमें discuss करना है in Kingdom Monera, that is आर्कीबैक्टीरिया या फिर कोई इसको आर्किया बैक्टीरिया भी प्रोनाउंस करता है. सो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में ऑलरेडी बोला कि हम लोग वी इंडियंस आर फॉलोइंग द रूल्स मेड बाय साउथ ईस्ट एशियन बायोलॉजिकल फेडरेशन. तो इस वजह से हम लोग 6 किंगडम ना पढ़ते हुए कितना किंगडम पढ़ते हैं? एग्जैक्टली 5 किंगडम पढ़ते हैं. सो वी आर कंसिडरिंग दिस आर्किया एज दी मॉडर्न प्रोकैरियोट्स, मतलब इसको हम लोग किंगडम मोनेरा का ही एक हिस्सा समझते हैं. देयरफॉर वी विल डिस्कस आर्कीबैक्टीरिया इन किंगडम मोनेरा. नाउ व्हेन वी से आर्कीबैक्टीरिया, सो दिस आर्कीबैक्टीरिया इज बीन सेपरेटेड फ्रॉम दी जनरल बैक्टीरियाज. मतलब ये जो आर्कीबैक्टीरियाज हैं, इन आर्कीबैक्टीरियाज का जो बॉडी स्ट्रक्चर होता है वो बाकी के बैक्टीरियाज से बहुत अलग होता है. ओके, सो एज दे हैव अ वेरी डिफरेंट सेल्यूलर स्ट्रक्चर व्हेन वी कंपेयर इट विद द अदर टाइप ऑफ बैक्टीरिया, देयरफॉर दे आर बीन कैटेगराइज एज अ सेपरेट कैटेगरी. इसके लिए सबसे पहला लाइन हमारे टेक्स्ट बुक में क्या लिखा है कि दे आर डिफरेंशिएटेड फ्रॉम अदर बैक्टीरिया ऑन द बेसिस ऑफ देयर सेल्यूलर फीचर. मतलब उनके बॉडी का जो सेल्यूलर स्ट्रक्चर है, उस सेल्यूलर स्ट्रक्चर में बहुत सारे डिफरेंसेस हैं. इसके वजह से इनको हम लोग एक अलग कैटेगरी के फॉर्म में रखते हैं. सो नाउ एज लास्ट टाइम आई वाज टेलिंग यू ऑल कि ये जो प्रोकैरियोट्स हैं, इन प्रोकैरियोट्स के अंदर बहुत सारा अलग अलग तरह का डाइवर्सिटी होता है और बहुत सारा अलग अलग तरह का डाइवर्सिटी होने के वजह से वो आपको हर जगह पर देखने मिलेंगे. प्लस मैंने एक और एग्जाम्पल आपको दिया था कि कुछ मोनेरन्स ऐसे होते हैं जिनको हम लोग एक्सट्रीमोफिल्स कहते हैं, राइट. तो उस वक्त जो मैं एक्सट्रीमोफिल्स की बात कर रहा था, I was talking in the context of archaebacteria because the body of these bacteria is designed in such a way that they can live in one of the most extreme conditions. Okay, so as they can live in one of the most extreme condition where other type of life form can't exist, therefore they are being called as extremophils. Okay, now तो जैसे कि एक एग्जांपल है, जनरली जो कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो बहुत ज्यादा सलाइन कंडीशन में नहीं रह सकता. ओके, बट द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ आर्कीबैक्टीरिया हैव अ कैपेसिटी टू लिव इन वन ऑफ द एक्सट्रीम कंडीशंस वेयर द सॉल्ट कंडीशन इज वेरी हाई. मतलब सॉल्ट का जो कॉन्सेंट्रेशन होता है वो बहुत ही ज्यादा होता है. तो जनरली नॉर्मल टाइप के बैक्टीरिया उस सलाइन कंडीशन में नहीं रह सकते, बट ये जो आर्कीबैक्टीरिया है वो बहुत ही ज्यादा सलाइन कंडीशन में रह सकता है. सो दैट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ आर्कीबैक्टीरिया हु लिव्स इन हाई सलाइन कंडीशन आर कॉल्ड एज हैलोफाइल्स. क्या बोलेंगे? हैलोफाइल्स. तो ये जो हैलोफाइल्स वर्ड है ये अपने आप में दो वर्ड से बना है. द वर्ड हैलो इज बीन डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड कॉल्ड एज हेलाइन एंड फाइल्स या फिर फिल्स आर लाइकर्स. ओके, सो फिल्स मतलब लाइकर, मतलब जिसको पसंद है, हैलो मीन्स हेलाइन. तो वो ऑर्गेनिज्म जिसको बहुत ज्यादा सॉल्ट कंडीशन पसंद है या फिर वो बहुत ज्यादा सॉल्टी कंडीशन में रह सकता है, उनको हम लोग क्या बोलेंगे? हैलोफाइल्स. ओके, या फिर कुछ ऐसे भी रिप्रेजेंटेटिव होते हैं हु कैन लिव इन हाइड्रोथर्मल वेंट, मतलब गर्म पानी के कुंड में भी आपको वो देखने मिलेंगे. तो गर्म पानी का जो कुंड होता है उसके अंदर कितना टेम्परेचर होगा? एनी गेस? 100 डिग्री आप लोग बोलोगे बिकॉज वहां पे पानी बॉईल हो रहा होता है, बराबर है, बट एक्चुअली वो 100 डिग्री नहीं होता. द टेम्परेचर इज अराउंड 80 to 90 डिग्री. ओके, तो 80 to 90 डिग्री में अगर आपको उठा के डाल दिया जाए तो आप क्या हो जाओगे?
पूरे के पूरे जल जाओगे, या फिर किसी भी ऑर्गेनिज्म को, एनिमल को अगर आप डाल दोगे तो वो पूरा जल जाएगा। बट ये बैक्टीरिया उतने ज्यादा टेम्परेचर में भी रह सकता है। दैट मीन्स द एबिलिटी टू विथस्टैंड हाई टेम्परेचर, मतलब गर्म तापमान सहन करने का जो पावर है इसके अंदर वो बहुत ज्यादा है। सो वो रिप्रेजेंटेटिव जो बहुत ही गर्म कंडीशन में रह सकता है, दे आर कॉल्ड एज थर्मोफिल्स। सो अब आपको थर्मोफिल्स का मीनिंग अपने आप पता चल गया होगा, बराबर। फिल्स मतलब लाइकर्स, थर्मो मतलब थर्मल मतलब गर्म, ओके। तो जो गर्म कंडीशन में रहेंगे उनको क्या बोलेंगे, थर्मोफिल्स, ओके। नाउ और ऐसे बहुत सारे रिप्रेजेंटेटिव्स हैं जो कीमोसिंथेटिक भी हैं, ओके। जैसे कीमोसिंथेटिक की अगर हम लोग बात करें तो बायोगैस आप सबको पता है, राइट। तो ये बायोगैस बनाने वाले बैक्टीरिया को हम लोग क्या कहते हैं, मीथेनोजिनस बैक्टीरिया। या फिर लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने कोकस वाला स्ट्रक्चर देखा था, सो देयर इज समथिंग कॉल्ड एज मीथेनोकोकस बैक्टीरिया। सो ये जो मिथेनोकोकस या मिथेनोजिनस बैक्टीरिया है, दे आर बेसिकली अ मीथेन फॉर्मिंग बैक्टीरिया, ओके। एंड दिस मीथेन फॉर्मिंग बैक्टीरिया इज ऑल्सो अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ आर्कीबैक्टीरिया। और आप इनको कहां देख सकते हो, यू कैन फाइंड देम इन दी गट्स ऑफ रूमिनेंट। रूमिनेंट मतलब गाय, बैल, इन सबको हम लोग क्या बोलते हैं, रूमिनेंट्स बोलते हैं। तो उनके पेट में ये आपको देखने के लिए मिलेंगे। सो ये आर्कीबैक्टीरिया। द नेक्स्ट टॉपिक दैट वी हैव टू डिस्कस इज यूबैक्टीरिया। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट यूबैक्टीरिया, सो यूबैक्टीरिया इज कॉल्ड एज ट्रू बैक्टीरिया, या फिर यू कैन रिफर देम एज द परफेक्ट बैक्टीरिया, क्योंकि इनके बॉडी में आपको सेल वॉल देखने के लिए मिलेगा, प्लास्टिड्स देखने के लिए मिलेगा, प्लास्मिड्स देखने के लिए मिलेगा। मतलब एक बैक्टीरिया के अंदर जितने स्ट्रक्चर होते हैं वो सब आपको इनके अंदर दिखने मिलेंगे। बट ये आर्कीबैक्टीरिया के अंदर वो सारे स्ट्रक्चर आपको देखने के लिए नहीं मिलेंगे। देयरफॉर आर्कीबैक्टीरिया आर समटाइम रिफर्ड एज imperfect bacteria, but when we say eubacteria they are being termed as true bacteria, क्योंकि आपको इसके अंदर बैक्टीरिया वाले सारे कैरेक्टर्स देखने के लिए मिलेंगे। Now when we talk about the cell wall, so cell wall of eubacteria is made up of peptidoglycan। क्या वर्ड बोला मैंने, पेप्टिडोग्लाइकेन। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्ड पेप्टिडोग्लाइकेन? पेप्टिडोग्लाइकेन भी अपने आप में दो वर्ड से बना है, पहला है पेप्टिडो और दूसरा है ग्लाइकैन, ठीक है। तो ये ग्लाइकैन मीन्स ग्लाइकोजन होता है और पेप्टिडो मतलब होता है अमाइनो एसिड। तो इसका मतलब पेप्टिडोग्लाइकेन इज अ मिक्सचर ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड अमाइनो एसिड, कार्बोहाइड्रेट एंड अमाइनो एसिड। सो ऐसे बहुत सारे बैक्टीरियाज है जिनके बॉडी के ऊपर आपको पेप्टिडोग्लाइकेन का कवरिंग देखने के लिए मिलेगा। और अगर आपको कोई पूछता है कि पेप्टिडोग्लाइकेन अपने आप में एक केमिकल है क्या, नहीं। कितना केमिकल है, दो केमिकल है। पहला कौन सा है, प्रोटीन, और दूसरा कौन सा है, कार्बोहाइड्रेट, ओके। नाउ नेक्स्ट पार्ट, द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ यूबैक्टीरिया आर ऑटोट्रॉप एज वेल एज हेट्रोट्रॉप्स। तो आपको खुद पता है कि ऑटोट्रॉप क्या होते हैं। ऑटोट्रॉप्स आर दोज ऑर्गेनिज्म हु प्रिपेयर देयर ओन फूड, या फिर स्वयंपोषी, या फिर। और हेट्रोट्रॉप क्या होता है, दोज ऑर्गेनिजम्स हु आर डिपेंडेंट ऑन अनदर ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एज हेट्रोट्रॉप, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एग्जैक्टली परपोषी, बराबर है। सो नाउ व्हेन वी से ऑटोट्रॉप्स, तो हमें क्या याद रखना है कि रिप्रेजेंटेटिव्स आर ऑटोट्रॉप एज वेल एज हेटेरोट्रॉप्स, बराबर है। नाउ सो व्हेन वी से ऑटोट्रॉप, सो ऑटोट्रॉप कैन बी फोटोसिंथेटिक, ओके। तो फोटोसिंथेटिक का एग्जांपल कौन है, क्लोरोबायम, ओके। क्लोरोबायम को हम लोग कॉमनली ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया भी कहते हैं। क्या कहते हैं, ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया। एंड द अदर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ऑटोट्रॉप कैन बी कीमोसिंथेटिक। मतलब क्या, ये जो क्लोरोबायम है वो क्लोरोबायम लाइट के प्रेजेंस में अपना फूड बनाएगा, देयरफॉर दे आर कॉल्ड एज ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया। और ये जो सल्फर बैक्टीरिया है, दैट इज पर्पल सल्फर बैक्टीरिया या फिर सल्फर बैक्टीरिया, दे रिक्वायर H2S,
ओके, सो दे आर प्रिपेयरिंग देयर ओन फूड इन प्रेजेंस ऑफ H2S, मतलब वो अपने आप में एक केमिकल है, तो केमिकल से वो अपना खाना बना रहा है, देयरफॉर दे आर कॉल्ड एज सल्फर बैक्टीरिया. ओके, नाउ नेक्स्ट पार्ट, when we say eubacteria, so eubacterias are basically multicellular. तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो फाइनल मोनेरन्स थे, मतलब मोस्ट डेवलप मोनेरन्स थे, तो मोस्ट डेवलप मोनेरन्स के अंदर मल्टी सेल्युलैरिटी की शुरुआत हो गई थी. ओके, एंड देयर बॉडी वाज थ्रेड लाइक बॉडी. कैसा बॉडी? थ्रेड लाइक बॉडी. तो अगर आप एग्जांपल देखोगे तो समझो ये एक नॉस्टॉक है, ठीक है, तो इनका बॉडी कैसे है? ट्यूब जैसा है ना, और ऊपर ऐसा कवरिंग है. ओके, सो अब ये ट्यूब जैसा बॉडी है और कवरिंग है ना, तो अभी ट्यूब जैसा बॉडी होने की वजह से क्या नाम दिया है? फिलामेंटस. तो व्हाट इज द बेसिक मीनिंग ऑफ वर्ड फिलामेंटस? बेसिक मीनिंग ऑफ वर्ड फिलामेंटस इज ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर. कैसा स्ट्रक्चर? ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर. एंड दिस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर हैज अ प्रेजेंस ऑफ म्यूसिलाजिनस कवरिंग. तो ये कौन सा कवरिंग है? म्यूसिलाजिनस कवरिंग. सो दिस म्यूसिलाजिनस वर्ड इज बीन डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड कॉल्ड एज म्यूकस. और म्यूकस मतलब क्या? इनका जो आउटर कवरिंग है, इनका जो कवर है, वो किससे बना हुआ है? स्टिकी मटेरियल से बना हुआ है. किससे बना हुआ है? स्टिकी मटेरियल से बना हुआ है. देयरफॉर वी से दैट द बॉडी इज मल्टी सेल्युलर फिलामेंटस एंड दे आर कवर्ड बाय म्यूसिलाजिनस शीट. मतलब प्रोटेक्टिव लेयर जो है वो कैसा है? प्रोटेक्टिव लेयर इज स्लाइमी. सो एज प्रोटेक्टिव लेयर इज स्लाइमी, therefore it is called as mucilaginous sheath. Now when we talk about the genetic material, so genetic material is like a typical prokaryotic bacteria. मतलब क्या? जो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है उनके अंदर न्यूक्लियस वेल डेवलप नहीं होता, बराबर है, मतलब क्या होता है? न्यूक्लियोइड होता है. तो इनके अंदर भी क्या है? न्यूक्लियोइड है. सो एज they also have a presence of nucleoid, therefore we say that genetic material is like a prokaryotic organism. Okay, now as I said, the few representatives are photosynthetic. तो कोई भी ऑर्गेनिज्म फोटोसिंथेटिक क्यों हो पाता है? बिकॉज दे हैव अ प्रेजेंस ऑफ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट. क्योंकि अगर उनके बॉडी पे लाइट ट्रैपिंग पिगमेंट नहीं होगा तो वो सनलाइट से अपना खाना बना पाएंगे क्या? नहीं, बराबर है. सो इन द सेम मैनर इनके पास भी क्या है? फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है. एंड दैट फोटोसिंथेटिक पिगमेंट इज मेड अप ऑफ क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, कैरोटीन्स. तो कैरोटीन्स होने की वजह से कोई कोई रिप्रेजेंटेटिव ऑरेंजिश दिखता है. ज़ैंथोफिल, तो कोई कोई ज़ैंथोफिल होने की वजह से कोई कोई येलोइश दिखता है. सो क्लोरोफिल विल इम्पार्ट ग्रीन कलर, कैरोटीन विल इम्पार्ट ऑरेंज कलर एंड ज़ैंथोफिल विल इम्पार्ट येलो कलर. तो इतने कलर के आपको ये बैक्टीरिया दिख सकते हैं. और ये बैक्टीरिया ऐसे क्यों दिख रहे हैं? बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट. And apart from that, now when we talk about, they are responsible for fixing the nitrogen. They are responsible for fixing the nitrogen. As they have a capacity of fixing the nitrogen, therefore they are called as this bacteria has a presence of a specialized structure. मतलब क्या? ये बैक्टीरिया के बॉडी में क्या होता है? एक स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर होता है जहां पे वो क्या करेगा? नाइट्रोजन फिक्सेशन करेगा. क्या करेगा? नाइट्रोजन फिक्सेशन करेगा. और वो स्ट्रक्चर जहां पे वो नाइट्रोजन फिक्सेशन कर रहा है उसका नाम क्या है? हेटेरोसिस्ट. तो आप अपने टेक्स्ट बुक में जब ये इमेज देखोगे ना तो वहां पे आपको नॉस्टॉक का इमेज दिया हुआ है. सो दैट नॉस्टॉक हैज अ प्रेजेंस ऑफ हेटेरोसिस्ट. दैट मीन्स दे हैव अ स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर इन देयर बॉडी जिसके मदद से वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को नाइट्रेट और नाइट्राइट के फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा है. क्योंकि बच्चों क्या होता है? हमारे एटमॉस्फेयर में 72% अप्रोक्सीमेटली 72% नाइट्रोजन है, ठीक है, बट प्लांट उस नाइट्रोजन को डायरेक्टली ले नहीं सकता. क्यों नहीं ले सकता? बिकॉज एटमॉस्फेयर के अंदर जो नाइट्रोजन है दैट इज प्रेजेंट इन ट्रिपलेट बॉन्ड. ठीक है, 3 बॉन्ड होने के वजह से प्लांट इसको यूज नहीं कर सकता क्योंकि ये इनर्ट है.
तो ये बैक्टीरिया क्या करते हैं, दीज बैक्टीरिया विल डाइजेस्ट दीज बॉन्ड। तो जिसके वजह से ये नाइट्रोजन के बीच का बॉन्ड टूट गया तो तुरंत वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होगा, फिर जमीन पे आके हाइड्रोजन के साथ कंबाइन होगा, और एक बहुत बड़ा साइकिल होता है, जिसके बाद फाइनली वो नाइट्रेट और नाइट्राइट में कन्वर्ट होता है। तो ये नाइट्रेट और नाइट्राइट जो है ना, उसको प्लांट इजिली एब्जॉर्ब कर सकता है। तो ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन जो नाइट्रेट और नाइट्राइट के फॉर्म में कन्वर्ट हुआ, कौन से फॉर्म में कन्वर्ट हुआ, नाइट्रेट और नाइट्राइट के फॉर्म में कन्वर्ट हुआ, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, नाइट्रोजन फिक्सेशन। क्या बोलेंगे, नाइट्रोजन फिक्सेशन। सो एक वर्ड याद रखो, कन्वर्जन ऑफ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रेट एंड नाइट्राइट इज कॉल्ड एज नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो इनके रिप्रेजेंटेटिव क्या करेंगे, दे विल carry out nitrogen fixation because of the presence of specialized structure that is called as heterocyst। तो उनके बॉडी में जो ये हेटेरोसिस्ट है, उस हेटेरोसिस्ट के मदद से वो क्या करेगा, नाइट्रोजन फिक्सेशन करेगा। अपार्ट फ्रॉम दैट the representatives of eubacteria are also decomposers। so what are decomposers? decomposers अपने आप में वो ऑर्गेनिज्म होता है जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को सिंपल मॉलिक्यूल्स में ब्रेक करता है, जिसके वजह से प्लांट उसको वापस एब्जॉर्ब कर सके। जैसे कि कोई भी एनिमल है, वो जब मर जाएगा तो उसका सॉइल के अंदर क्या होता है, डीकम्पोजिशन होता है। तो डीकम्पोजिशन जब होता है, तो जब वो मरता है, से एनी एनिमल इज डाइंग इन द सॉइल, तो व्हेन ही इज डाइंग इन द सॉइल, so all the chemicals which are present in his body is present in complex form। बराबर है। तो डायरेक्टली उधर से न्यूट्रिएंट ले सकता है क्या प्लांट? नहीं। तो सॉइल के अंदर जो डीकम्पोजर्स हैं, वो उस कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को क्या करेंगे, सिंपल मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करेंगे बाय द प्रोसेस ऑफ डीकम्पोजिशन, एंड उसके बाद प्लांट उसको एब्जॉर्ब करता है। तो ये जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल था, उसको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए कौन यूजफुल था, या फिर वो चीज जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करती है, जिससे प्लांट उसको एब्जॉर्ब कर सके, उसको हम कहते हैं डीकम्पोजर्स। सो द यूबैक्टीरिया हैव डीकम्पोजर्स, जो क्या करेंगे, डीकम्पोजिशन करेंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट दे ऑल्सो हैव अ बैक्टीरिया विच आर यूजफुल फॉर द ह्यूमन बीइंग। जैसे कि आप सबने कर्ड सुना होगा, दही सुना होगा। सो दही कैसे बनता है, बाय यूजिंग मिल्क। तो दही बनाने के लिए हम लोग मिल्क में थोड़ा सा दही ऐड करते हैं। तो थोड़ा सा दही ऐड कर रहे हैं, इसका मतलब क्या, देयर इज अ बैक्टीरिया कॉल्ड एज लैक्टोबैसिलस, एंड दैट लैक्टोबैसिलस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कर्डलिंग ऑफ मिल्क। तो ये भी किसका रिप्रेजेंटेटिव है, यू बैक्टीरिया का रिप्रेजेंटेटिव है। या फिर नाइट्रोजन फिक्सेशन जो कर रहा है एजोटोबैक्टर एंड ऑल, वो किसका रिप्रेजेंटेटिव है, इसका ही रिप्रेजेंटेटिव है। तो इसके जो बैक्टीरिया है, फ्यू बैक्टीरिया आर बेनिफिशियल फॉर ह्यूमन बीइंग, few bacterians are neutral for human being, and there are few bacteria who are harmful for human being, जैसे कि टाइफॉइड which is been caused by bacteria called as Salmonella typhi, या फिर Plasmodium vivax which is responsible for causing malaria। तो ये सारे के सारे जो ऑर्गेनिज्म है, वो भी यू बैक्टीरिया के रिप्रेजेंटेटिव है, और अगर ये हमारे बॉडी में आएंगे तो हम क्या होंगे, बीमार हो जाएंगे। तो इसलिए हम कहते हैं कि द रिप्रेजेंटेटिव्स आर आल्सो पैरासाइट। ओके, तो आपको ये याद रखना है, द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ यू बैक्टीरिया आर पॉजिटिव फॉर ह्यूमन बीइंग, जैसे कि दही बनाने वाला, मीथेन बनाने वाला, नाइट्रोजन फिक्सेशन करने वाला, ये पॉजिटिव है। ओके, न्यूट्रल, ह्यूमन न्यूट्रल। तो ह्यूमन न्यूट्रल मतलब क्या, सल्फर बैक्टीरिया, ये सब ह्यूमन को डायरेक्टली कोई लेना देना नहीं है उससे। या फिर ये क्लोरोबियम है, तो ह्यूमन बीइंग को डायरेक्टली लेना देना नहीं है, तो ये ह्यूमन न्यूट्रल हो गया। ओके, या फिर ये जो टाइफॉइड है या फिर मलेरिया वाले जो हैं, ये सारे के सारे ह्यूमन बीइंग के लिए क्या है, हार्मफुल है। तो इसके लिए ये बैक्टीरिया 3 ग्रुप में कैटेगराइज है, ह्यूमन पॉजिटिव, ह्यूमन न्यूट्रल एंड ह्यूमन
नेगेटिव। ओके, तो अब आप क्या करोगे, अभी आप वो वीडियो को पॉज करो। तो ये जो कर्लिंग है, कर्लिंग वाला पार्ट है या फिर डिकम्पोजर वाला पार्ट है, वो मैंने यहाँ नहीं लिखा, तो वो आपको टेक्स्ट बुक से डायरेक्टली लिखना है। तो अभी आप लोग क्या करोगे, वीडियो को पॉज करो और ये सारे के सारे कंटेंट को एक बार लिख लो, प्लस साथ में इसको टेक्स्ट बुक से भी पढ़ो, बिकॉज ये सारा का सारा जो पार्ट हम डिस्कस कर रहे हैं वो अपने आप में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो बच्चों, अपना जस्ट माइकोप्लाज्म डिस्कस करना रह गया था। नाउ व्हेन वी से माइकोप्लाज्म, दे आर दी स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड दे लैक सेल वॉल, मतलब उनके ऊपर कोई भी सेल वॉल नहीं होता। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है उनके बारे में वो ये है कि दे आर रेजिस्टेंट टूवर्ड्स मेनी एंटीबायोटिक। मतलब क्या कि अगर ये जो माइकोप्लाज्म्स हैं वो ह्यूमन बीइंग को बहुत सारे अलग अलग डिजीजेस कॉज करते हैं, और अगर उनको हम एक टाइप का ही केमिकल बार बार देंगे उनको मारने के लिए, तो वो लोग बहुत जल्दी क्या हो जाता है, रेजिस्टिविटी डेवलप कर लेते हैं। ये इनके अंदर एक यूनिक बात है, क्योंकि इनके अंदर म्यूटेशन बहुत जल्दी हो जाता है। तो ये एक चीज़ आपको याद रखना है। और दूसरा, बोलते बोलते मैंने जो मलेरिया है, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स है, उसको मैंने इंक्लूड कहाँ पे कर लिया था, ट्रू बैक्टीरिया के अंदर इंक्लूड कर लिया था, बट वहाँ पे ट्यूबरक्लोसिस, कॉलेरा और टाइफॉइड आएगा, मलेरिया नहीं आएगा, बिकॉज मलेरिया जो है वो अपने आप में एक प्रोटोजोन है, मतलब वो एनिमल लाइक प्रोटिस्टा है। तो ये थोड़ा सा एक करेक्शन आप याद रखना। ओके, सो लेट्स कम टू दी next part, that is kingdom protista. Now when we talk about the kingdom protista, they are unicellular यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स। मतलब क्या कि इनके रिप्रेजेंटेटिव यूनिसेलुलर है, ऐसा हमारे बुक में लिखा है, बट ऐसे कुछ कुछ और भी रिप्रेजेंटेटिव्स हैं जो मल्टी सेलुलर भी हैं। तो आपको ये याद रखना है कि दे आर यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर एज वेल। ओके, एंड प्रोटिस्टा अपने आप में एक ऐसा ग्रुप है जिसके यहाँ पे डाइवर्जेंट इवोल्यूशन हुआ था। तो डाइवर्जेंट इवोल्यूशन मतलब क्या, जब हम लोग 5 किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़ रहे थे तो हमने ये देखा कि प्रोटिस्टा के पास से फंगस एक अलग ग्रुप निकला, एनिमल एक अलग ग्रुप निकला और प्लांटे एक अलग ग्रुप निकला। सो अब हम उन तीनों को अलग अलग पढ़ेंगे। तो सबसे पहला ग्रुप जो हमको डिस्कस करना है, दैट इज प्लांट लाइक प्रोटिस्टा। नाउ व्हेन वी से प्लांट लाइक प्रोटिस्टा, so this plant like protista are also called as chrysophytes. Why they are called as chrysophytes? Because they are forming the diatomaceous earth which is being used in क्रोमैटोग्राफी। वो हम आगे दिखने वाले हैं। तो आप ये याद रखो कि प्रोटिस्टा को जो है, प्लांट लाइक प्रोटिस्टा जो है, उनको हम लोग क्या कहते हैं, कॉमनली क्राइसोफाइट्स कहते हैं। एंड क्राइसोफाइट्स के अलावा दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज phytoplanktons. So phytoplanktons are small plant-like structure and they are microscopic, who are responsible for carrying out the photosynthesis in ocean. मतलब हम ऐसा कहते हैं कि दुनिया में 70% प्लांट जो है वो समुंदर के अंदर है, ठीक है, और समुंदर के अंदर जो फोटोसिंथेसिस हो रहा है पानी के अंदर, वो सबसे ज्यादा अमाउंट में कौन करता है? So these diatoms, or you can say these phytoplanktons, are basically a biggest producers in the ocean. मतलब सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस करने का काम ये फाइटोप्लैंक्टन्स करते हैं। The few plant-like protista are also called as diatoms. Okay, why they are called as diatoms? Because their body is like a soap case. मतलब आपने साबुन का डब्बा देखा होगा, तो साबुन का डब्बा कैसे ओवरलैपिंग स्ट्रक्चर होता है, तो वैसे ही इनका बॉडी भी कैसे होता है, ओवरलैपिंग स्ट्रक्चर होता है। एंड दीज ओवरलैपिंग स्ट्रक्चर इज मेड अप ऑफ सिलिका, देयरफॉर वी से दैट द डायटम हैज अ सिलिशियस कवरिंग ऑन देयर बॉडी। ओके, और अगर ये सिलिशियस सेल वॉल बहुत साल तक ऐसे ही पड़ा रहे तो उसको वो अपने आप में एक मिनरल के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है by the process of nature, and that is been called as diatomaceous earth. तो यहाँ पे दो चीज आपको याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला ये है कि डायटम को डायटम क्यों कहते हैं, बिकॉज देयर बॉडी इज लाइक अ सोप केस। तो साबुन का डब्बा कैसे दो अलग अलग पार्ट का होता है,
and they overlap with each other. So as their body is overlapping with each other, therefore they are called as diatomaceous or they are called as diatom. और ये डायएटम का जो सेल वॉल है वो कौन से केमिकल से बना है? एग्जैक्टली सिलिका से बना हुआ है। और अगर ये सिलिका वाला सेल वॉल ऐसे ही पड़ा रहे सैंड के अंदर, ठीक है, मिट्टी में, तो वो अपने आप में धीरे धीरे एक मिनरल के फॉर्म में कन्वर्ट होता है और उस मिनरल का नाम क्या है? डायएटोमेशियस अर्थ। ओके, और ये जो डायएटोमेशियस अर्थ है दैट इज बीन यूज्ड एज द इंडस्ट्रियल केमिकल फॉर वेरियस प्रोसेसेस लाइक फिल्ट्रेशन, पॉलिशिंग, ओके, क्रोमैटोग्राफी। तो ये जो क्रोमैटोग्राफी है वो आपके लिए शायद नया वर्ड होगा, तो आप मीनिंग लिख सकते हो। क्रोमैटोग्राफी इज बेसिकली अ टाइप ऑफ अ सेपरेशन टेक्निक वेयर वी आर सेपरेटिंग दी डिफरेंट केमिकल्स। या फिर पॉलिशिंग इंडस्ट्री जो होता है वहां पे चीजों को शाइन करने के लिए हम लोग यूज करते हैं। सो दिस इज बेसिकली अ किंगडम प्रोटिस्टा। नेक्स्ट इज किंगडम एनिमल लाइक प्रोटिस्टा। ओके, तो आई होप प्लांट लाइक प्रोटिस्टा आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट इज एनिमल लाइक प्रोटिस्टा। सो दिस एनिमल लाइक प्रोटिस्टा इज बीन कॉमनली कॉल्ड एज प्रोटोजोअन्स। क्या बोलेंगे? प्रोटोजोअन्स। ओके, और इनके अंदर कोई भी सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होता। सो एज they don't have a presence of cell wall, therefore we say that they lack cell wall. इनके अंदर कोई cell wall नहीं होता। and the representatives are heterotroph, that means they are dependent on some other chemical, and few representatives are पैरासाइट। मतलब क्या? वो किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के बॉडी में रहते हैं। ओके, नाउ व्हेन वी से एनिमल लाइक प्रोटिस्टा, सो दिस एनिमल लाइक प्रोटिस्टा इज आल्सो कॉल्ड एज प्रिमिटिव एनिमल फॉर्म। मतलब ये बहुत पुराने या फिर बहुत इनिशियल एनिमल्स हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट पार्ट, व्हेन वी टॉक अबाउट दिस ग्रुप, सो सबसे ज्यादा जो इनके रिप्रेजेंटेटिव्स हैं दे आर बेसिकली अमीबॉइड। मतलब अमीबा इसके अंदर का सबसे बड़ा रिप्रेजेंटेटिव ग्रुप है। एंड अमीबा हैव अ प्रेजेंस ऑफ स्यूडोपोडिया। व्हाट दे हैव? स्यूडोपोडिया। तो बच्चों ये जो वर्ड है स्यूडोपोडिया, ये अपने आप में दो वर्ड से बना है। तो पहला वर्ड है स्यूडो, तो स्यूडो मीन्स फॉल्स एंड पोडिया मीन्स लेग। तो जब भी कभी आप अमीबा देखोगे तो आप देखते हो ना कि अमीबा के अंदर ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं, राइट? तो ये इसका क्या है? स्यूडोपोडिया। ये क्या है? स्यूडोपोडिया। ये क्या है? स्यूडोपोडिया। ओके, सो दिस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर हेल्प्स देम इन कैरिंग आउट दी लोकोमोशन। मतलब इनको वो मूवमेंट में मदद करते हैं, लोकोमोशन में मदद करते हैं। देयरफॉर वी टर्म दैट स्यूडोपोडिया इज बेसिकली अ लोकोमोटरी organ. Now when we say amoeba, all the amoeba are free living except one group. सिर्फ एक ऐसा ग्रुप है जिसका नाम है एंटा अमीबा। ओके, सो दिस एंटा अमीबा इज बेसिकली अ पैरासाइट विच इज कॉजिंग अ अमीबिक डिसेंट्री। मतलब अगर एंटा अमीबा कहीं से हमारे बॉडी में आ जाए तो हमें वो क्या कॉज करेगा? जुलाब कॉज करेगा, राइट? या फिर डिसेंट्री कॉज करेगा। तो मतलब सारे के सारे अमीबा जो हैं वो न्यूट्रल है हमारे लिए, बट बस ये इंटा अमीबा जो है वो हमें क्या कर सकता है? बीमार बना सकता है एंड इट विल कॉज डिसेंट्री। एंड जब हमारे बॉडी का फीकल मैटर बाहर निकलेगा, ओके, तो उसके साथ क्या निकलता है? ये अमीबा भी बाहर निकलता है। मतलब इसके जो एग्स होते हैं वो बाहर निकलते हैं। तो जिसके वजह से इस डिसेंट्री को हम क्या कहते हैं? अमीबिक डिसेंट्री। बिकॉज ये अमीबा जैसे ही हमारे बॉडी में जा रहा है तो खुद को मल्टीप्लाई कर रहा है। तो खुद को जब भी मल्टीप्लाई कर रहा है तो इसकी वजह से हमारा पेट का सिस्टम क्या हो जाता है? गड़बड़ हो जाता है। तो जब भी हम लोग डिसेंट्री करेंगे, जब भी हम लोग फीकल मैटर रिलीज करेंगे, तो इनके जो एग्स हैं वो उस फीकल मैटर के थ्रू बाहर निकलते हैं। सो एज दिस डिसेंट्री हैज अ प्रेजेंस ऑफ अमीबा, देयरफॉर दिस इज कॉल्ड एज अमीबिक डिसेंट्री। ये थोड़ा टेक्निकल वर्ड है आपके लिए, ठीक है? ओके, तो ये ऐसा जुलाब है जिसमें क्या निकल रहा है? अमीबा बाहर निकल रहा है, देयरफॉर इसका नाम क्या होगा? अमीबिक डिसेंट्री। Apart from that, there are certain protozoans who have a presence of flagella. Okay, तो बच्चों दो वर्ड सुन लो, flagella and cilia. So what is the basic difference between flagella and cilia?
सीलिया इज स्मॉल हेयर लाइक स्ट्रक्चर, मतलब सीलिया जो है उसका स्ट्रक्चर बहुत ही छोटा होता है। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट फ्लैजिला, सो फ्लैजिला इज बिगर हेयर लाइक स्ट्रक्चर। तो दोनों में डिफरेंस क्या है? सीलिया भी लोकोमोशन करेगा इसके अंदर, पैरामीशियम के अंदर, और फ्लैजिला भी लोकोमोशन करेगा। तो मेजर डिफरेंस क्या हो गया? मेजर डिफरेंस ये हो गया उनका लेंथ और उनका डायमीटर। तो फ्लैजिला का डायमीटर और लेंथ ज्यादा होता है और सीलिया का लेंथ और डायमीटर कम होता है। सो फ्लैजिला इज अ, देयरफॉर वी से फ्लैजिला इज अ बिग हेयर लाइक स्ट्रक्चर या फिर लॉन्ग हेयर लाइक स्ट्रक्चर, एंड सीलिया इज अ स्मॉल हेयर लाइक structure. So those protozoans who have flagella will carry out locomotion with the help of flagella. Okay? या फिर trypanosoma अपने आप में एक flagellated pathogen है। तो ये trypanosoma will cause sleeping sickness. Okay? This sleeping sickness in a common language called as काला आजार, ठीक है, मतलब it cause a one type of a फीवर। तो इसके बॉडी में भी क्या होता है? इसके बॉडी में भी फ्लैजिला होता है, ठीक है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट देयर आर पैरामीशियम्स। तो ये फ्लैजिला वाला ग्रुप अलग है और सीलिया वाला ग्रुप अलग है। तो सीलिया आपको कहां देखने मिलेगा? पैरामीशियम में। ओके, ये याद रखना है, दोनों को मिक्स मत कर देना कि सर ने बोला फ्लैजिला भी है और सीलिया भी है। तो फ्लैजिला वाला प्रोटोजोन का ग्रुप अलग है और सीलिया वाला प्रोटोजोन का ग्रुप अलग है। तो सीलिया कहां देखने मिलता है? एग्जैक्टली पैरामीशियम में, ये हमने अपने बचपन में भी पढ़ा था, ठीक है। और फ्लैजिला कहां देखने मिलेगा? पैथोजेनिक प्रोटोजोन में। पैथोजेनिक प्रोटोजोन का एक एग्जांपल क्या है? एग्जैक्टली ट्रिपैनोजोमा। सो पैरामीशियम के अंदर क्या होता है? सीलिया होता है। तो ये सीलिया भी किस में मदद करेगा? लोकोमोशन में मदद करेगा। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट दे ऑल्सो हैव अ पैरासाइट लाइक प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। तो गलती से ये मैंने आपको पहले ही बोल दिया, तो वो वहां पर नहीं आएगा, यहां पर आएगा। सो दिस प्लाज्मोडियम वाइवेक्स इज बेसिकली अ स्पोर फॉर्मिंग प्रोटोजोवन। और ये जो स्पोर होता है वो अगर हमारे बॉडी में आएगा तो वो हमें क्या कॉज करता है? मलेरिया कॉज करता है। तो ये याद रखना था, क्योंकि क्या होता है कि वहां पे जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे तो टाइफॉइड, कॉलेरा, ट्यूबरक्लोसिस, ओके, तो कॉमनली उसके अंदर हम लोग इसको भी कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है, जो कि अपने आप में एक छोटी सी गलती है। ओके, बिकॉज स्ट्रक्चर, मतलब क्योंकि उनका जो फीचर है वो काफी सेम है, बट स्ट्रक्चर थोड़ा सा अलग होने की वजह से हमने मलेरिया को एनिमल लाइक प्रोटोजोन में रखा है और टाइफॉइड, कॉलेरा और ट्यूबरक्लोसिस को हम लोगों ने यू बैक्टीरिया में रखा है। तो सिम्टम थोड़े थोड़े सेम ही होते हैं, थोड़े सेम होते हैं, बट स्ट्रक्चर थोड़ा सा अलग होने की वजह से कैटेगरी बदल जाता है। तो ये कॉमन मिस्टेक आप लोग मत करना। ओके, सो आई थिंक आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। तो भी आप क्या करो, वीडियो को यहाँ पे पॉज कर लो और पॉज करके यहाँ तक के सारे पार्ट को लिख लो।